न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बंगाल के संदेशखाली में बीजेपी महिला मोर्चा का दल पहुंचने के बाद हंगामा तेज हो गया और टीएमसी के एक नेता की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पिटाई कर दी। हरियाणा के हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गया, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए। लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में सीटों पर समझौता होने की खबर आई और सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर तीखा हमला बोला। बंगाल के संदेशखाली में एक बार फिर बवाल हो गया। वहां टीएमसी नेता अजीत मैती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां के लोग शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर भड़क गए और टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पहुंच गए, क्योंकि आरोप है कि अजीत मैती जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां शेख के साथ मिले हुए थे और इसीलिए संदेशखाली के लोगों का टीएमसी नेता अजीत मैती पर गुस्सा फूटा। गुस्साए लोग उनके घर पहुंच गए और उन्हें चप्पलों से मारा। अजीत मैती अकेले थे और उनसे मारपीट करने वाले कई। ये लोग अजीत मैती के घर पहुंचे और उनके घर के आसपास लगी बांस की बाड़ तोड़ दी। इसके बाद ये लोग अंदर घुसे और अजीत मैती को घेर लिया। इससे पहले कि अजीत मैती कुछ समझ पाते, लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भागे। उनके साथ ये मारपीट इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने अजीत मैती पर आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन हड़पने में शाहजहां शेख का साथ देने का आरोप लगाया और सीधा संदेशखाली में अजीत मैती के घर पहुंच गए। इस घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया, क्योंकि पुलिस ने अजीत मैती से मारपीट करने के आरोपियों को हिरासत में ले लिया और इस बात पर संदेशखाली में तनाव बढ़ गया। जगह जगह आगजनी की गई, क्योंकि पुलिस ने अजीत मैती से मारपीट करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। कई आरोपियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन इस चक्कर में संदेशखाली के लोगों और पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस वाले जैसे ही आरोपियों को पकड़ने पहुंचे, आरोपियों के परिवार वाले उनके सामने खड़े हो गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह आगजनी की गई, यानी संदेशखाली जल उठा। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। एक महिला को तो घर से खींचते हुए गाड़ी में बिठाया गया। इस सारे हंगामे के बीच कुछ लोग घायल भी हो गए। जिनके परिवार के लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद संदेशखाली के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस है, इसे खा लिया है, पुलिस इसे खा लिया है, पुलिस का ये काम है। संदेशखाली में आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा, क्योंकि आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख को समन्स जारी किए और शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके घर पर नोटिस भी लगा दिया गया। इसके अलावा जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस सारे एक्शन के बीच संदेशखाली के आदिवासी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा और उन्होंने शाहजहां शेख और उनका साथ देने के आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजीत मैती से मारपीट के बाद हुए बवाल के बीच बीजेपी नेता फाल्गुनी पात्रा भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पुलिस को लोगों को हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में उनकी और पुलिस की धक्का मुक्की हो गई। फाल्गुनी पात्रा अपने वकीलों के साथ पहुंची और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध के बीच भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। संदेशखाली में लोगों का पारा इसलिए चढ़ा क्योंकि शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कई समन्स के बावजूद शाहजहां शेख का अता पता नहीं। इस वजह से संदेशखाली के लोग और भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने शाहजहां शेख के भाई के फार्म हाउस में आग लगा दी, क्योंकि शाहजहां शेख के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। ईडी ने शाहजहां शेख पर शिकंजा कसने के लिए उनके 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। बंगाल के राशन घोटाला मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ एक और केस भी दर्ज कर लिया गया। इस बीच बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेशखाली जाने से रोक दिया गया और खूब हंगामा हुआ, क्योंकि बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेशखाली पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। उनकी और पुलिस की बहस संदेशखाली से करीब 40 किलोमीटर दूर बासंती हाईवे पर हुई। लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की 6 नेता संदेशखाली जाने के लिए कोलकाता से रवाना हुई, लेकिन संदेशखाली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि लॉकेट चटर्जी और उनके साथ मौजूद नेता संदेशखाली जाने पर अड़ गईं। पुलिस से बहस में उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रोक रहे हैं? लॉकेट चटर्जी की इन दलीलों को पुलिस ने नहीं माना और लॉकेट चटर्जी को संदेशखाली जाने से रोक दिया। यही नहीं, जब वो अड़ गईं तो पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। इधर हरियाणा के हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हो गया।
हालात इस कदर बिगड़ गए कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। बवाल तब शुरू हुआ जब किसानों के एक जत्थे को पुलिस ने खनौरी बॉर्डर जाने से रोक दिया और इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें संभालने के लिए पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हरियाणा के हिसार से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान से आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ के बीच गिरते और धमाके के साथ फटते दिखाई दिए। पुलिस के इस एक्शन की वजह से प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों के जत्थे में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया और उन पर पथराव शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कई लोग पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते नजर आए। मतलब पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने के जवाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ने पर पुलिस के जवानों ने पथराव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। एक तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी पुलिस से बचने के लिए मकानों के बीच भागते दिखाई दिए। पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के पथराव की वजह से देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया और उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ते चले गए क्योंकि किसानों का जत्था हर हाल में प्रदर्शन के लिए खनौरी बॉर्डर जाने की जिद पर अड़ गया। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पंजाब से आए किसान 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं का साथ देने के लिए हिसार से किसानों का एक जत्था खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इसका पता चलते ही हरियाणा पुलिस ने किसानों के जत्थे को खेड़ी चौपटा इलाके के पास रोक दिया। पुलिस ने किसानों से वापस जाने की अपील की। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर किसान पुलिस वालों से भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में बड़ी संख्या में लोग पुलिस के अधिकारियों के साथ बहस करते दिखाई दिए, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से जबरन पीछे हटाना शुरू कर दिया। इसी बात पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। जवाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने भी पुलिस पर पथराव करने में देर नहीं की। खबर है कि किसानों के इस पथराव में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के कुछ जवान एक प्रदर्शनकारी किसान को पकड़कर ले जाते नजर आए। इसी तरह कई और लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर हालात संभालने की कोशिश की। इस बीच पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। किसान आंदोलन के 11वें दिन युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसानों ने पूरे देश में ब्लैक डे मनाया और इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने भी सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पंजाब से आए किसान केंद्र सरकार के पुतले को आग के हवाले करते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुतले को आग के हवाले करने से पहले किसानों ने सरकार की एक सांकेतिक अर्थी भी निकाली। प्रदर्शन कर रहे लोग उस अर्थी को कंधों पर लेकर चलते नजर आए और उनके साथ चल रहे लोग हाथों में किसान संगठनों का झंडा लेकर नारे लगाते रहे। किसान मजदूर एकता। बाद में एक जगह पर किसानों ने उस सांकेतिक अर्थी में आग लगा दी। 21 फरवरी को हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक दिया था। किसान नेताओं का आरोप है कि शुभकरण की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई और इसीलिए पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो। यही नहीं, किसानों ने सरकार से शुभकरण को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। उधर पटना में ग्राम रक्षा दल के प्रदर्शन के दौरान खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए और वेतन में बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग की। इसके लिए शुरू में तो इन लोगों ने केवल नारे लगाए, लेकिन बाद में बवाल हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को घेर लिया। पुलिस वालों ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हटे। फिर पुलिस ने उन लोगों को धक्का देकर हटाया, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसके बाद पुलिस वालों ने लाठी उठाई और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस चक्कर में कुछ प्रदर्शनकारी गिर गए और कुछ भागे। इसके बाद पुलिस वाले भी लाठी लेकर दौड़े और प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर के बाहर से खदेड़ा। लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आई क्योंकि ग्राम रक्षा दल के कुछ लोग पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए। एक प्रदर्शनकारी ने तो बोनेट पर बैठने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गाड़ी से दूर हटाने के लिए सख्ती की। क्योंकि वेतन में बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग करने के लिए प्रदर्शन करने वाले ग्राम रक्षा दल के लोग पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पुलिस वालों से धक्का मुक्की शुरू कर दी और इसी खींचतान में ग्राम रक्षा दल की एक कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को रोका, पुलिस से बहस की
इस सारी धक्का मुक्की और बहस के बीच महिला जमीन पर पड़ी रही। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे बेहोश महिला को अपनी गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसे लेकर निकली, बाकी प्रदर्शनकारी गाड़ी के आगे आ गए। उन्होंने शोर मचाते हुए कहा कि वो गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे। पुलिस वालों के समझाने के बावजूद ये लोग गाड़ी के आगे से नहीं हटे और हंगामा बढ़ गया। इससे पहले पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे लोगों को हटाने की कोशिश की। पुलिस के कहने पर जब वो नहीं हटे तो उसने एक एक प्रदर्शनकारी को खींचकर हटाना शुरू किया। इससे हंगामा बढ़ गया। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस की बहस हुई। एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों के हाथों से खींचकर वापस लाया गया और इसी खींचतान के बीच एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। ग्राम रक्षा दल के लोगों ने पुलिस पर उनसे मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को खींचतान और धक्का मुक्की की वजह से चोट आई। और जैसे ही पुलिस ने इस बारे में मीडिया से बात करने की कोशिश की, एक प्रदर्शनकारी सामने आ गया और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें बीजेपी दफ्तर के बाहर से हटाने के लिए उनसे मारपीट की गई। लड़ाई हुआ है, पुलिस ने पीटा है। हाँ, पीटा है। लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग से साफ इनकार किया। बल का प्रयोग नहीं किया गया है। पटना में हंगामा करने वाले ग्राम रक्षा दल के ये लोग ग्राम पंचायतों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इन लोगों की उम्र 18 से 30 साल होती है। ये लोग पटना में प्रदर्शन के लिए इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि ये वेतन में बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी चाहते हैं। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह बैंक खुलते ही दो लुटेरे पिस्तौल के साथ वहां आ धमके और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की कोशिश की। इस दौरान विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने एक बैंक कर्मचारी पर गोली चला दी और वहां से भाग निकले। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर लोगों ने एक लुटेरे को दबोच लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। वो फायरिंग करके जा रहा था तो हमने यहाँ पे दबोचा, उसको पकड़ लिया, पैर उसके रस्से से बांध दी, फिर पब्लिक उसको मारने लगी। भीड़ में मौजूद लोग कभी उसके बाल पकड़कर खींचते दिखे तो कभी उस पर थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। जिसे मौका मिला उसी ने उस लुटेरे पर हाथ साफ किया। ऐसा लगा जैसे लोगों के सिर पर खून सवार हो और वो उस लुटेरे को जान से ही मार देना चाहते हो। हालांकि इस दौरान वहां पहुंचे पुलिस वाले उस लुटेरे को लोगों के गुस्से से बचाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते दिखे। घटना की एक चश्मदीद ने बताया कि लूट के लिए पिस्तौल के साथ पहुंचे दोनों लुटेरों से बैंक के कैशियर बिना डरे भिड़ गए। लूट की कोशिश की, लेकिन कैशियर ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए काफी उनके पास हाथापाई हुई। राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े बैंक लूट की कोशिश की इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने बैंक लूट की कोशिश में शामिल दूसरे लुटेरे को पकड़ने के लिए घेरेबंदी कर दी। आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस ने तुरंत बैंक और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए और बैंक लूट में शामिल दूसरे आरोपी की पहचान कर ली। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में चेक शर्ट पहना हुआ दूसरा लुटेरा तेजी से भागता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। भागते समय उसके हाथों में एक थैला भी दिखाई दिया। जांच के दौरान पुलिस को उसी लुटेरे का भागते हुए एक दूसरा वीडियो भी मिला। पुलिस के मुताबिक करीब 2 घंटे की घेरेबंदी के बाद बैंक से थोड़ी ही दूरी पर इस लुटेरे को भी पकड़ लिया गया। बदमाशों ने लूट को अंजाम देने के लिए सुबह का वक्त चुना जब बैंक में भीड़ भाड़ कम होती है। अंदर लूट की कोशिश हुई और सुबह का वक्त था जब बैंक खुला ही था और तकरीबन 15 मिनट बाद की यह वारदात है। यानी बदमाशों ने लूट के लिए पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ने बताया कि लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बैंक कैशियर को 3 गोलियां मारी। सुबह 2 व्यक्ति आए यहाँ और अंदर बाकी स्टाफ को अंदर कर रहे थे। पीछे से कैशियर नरेंद्र सिंह आए तो उनके आते ही 3 गोली मार दी। हालांकि इसके बाद भी वो लूट को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश कोटपुतली इलाके के रहने वाले हैं। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में 350 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। गुजरात के गिर सोमनाथ में पुलिस ने 350 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक समंदर के रास्ते एक नाव से ये ड्रग्स लाए गए थे और इन्हें कई छोटे छोटे डिब्बों में छिपाकर रखा गया था। 9 आरोपी पकड़े और 50 किलो हेरोइन वहां से कब्जे की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने धमकी भरा फोन आने का आरोप लगाया। संतोष पांडे के मुताबिक उनकी पत्नी के मोबाइल पर किसी ने उन्हें 2 दिन के अंदर उठा लेने की धमकी दी। बाद में उन्होंने जिले के एसपी और राज्य के डीजीपी से इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि 2 दिन में उठा लेंगे।
ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 1000 करोड़ से ज्यादा के बैंक लोन घोटाला मामले में की गई। इसके तहत लखनऊ समेत कई शहरों में छापे मारे गए। खबर है कि यूपी के अलावा गुजरात के अहमदाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम में भी तलाशी ली गई। इस बीच बिहार के भोजपुर में तेजस्वी यादव की सभा में पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा दोपहर करीब 3 बजे भोजपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। और जैसे ही तेजस्वी मंच पर चढ़े, उन्हें देखने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। तेजस्वी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया। वो कुर्सियों पर चढ़ गए, कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। भगदड़ जैसे हालात बन गए। इससे कुछ देर पहले ही मंच पर तेजस्वी का सम्मान हुआ और उनके लिए नारे लगाए गए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने बोलना शुरू किया, लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके बीच तेजस्वी का वीडियो बनाने की होड़ सी लग गई और इसी वजह से हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग तो कुर्सियों सहित गिर गए, लेकिन जो वीडियो बना रहे थे वो नहीं रुके। उन्होंने एक दूसरे को धक्का तक दिया। कई कुर्सियां भी तोड़ दी गई। लोगों ने मंच पर भी चढ़ने की कोशिश की। इससे मंच टूटने का खतरा मंडराने लगा। इस वजह से तेजस्वी ने खुद लोगों को रोका। हंगामा बढ़ता देखकर तेजस्वी समय से पहले भोजपुर से निकल गए और बक्सर रवाना हो गए। उधर बिहार के सिवान में हुई तेजस्वी यादव की सभा में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की मौजूदगी पर सियासी पारा चढ़ गया। मोहम्मद कैफ हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा सिवान पहुंची, वहां उन्होंने सभा की, लेकिन उनकी सभा में शार्प शूटर की मौजूदगी पर विवाद हो गया। क्योंकि शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी उसी मंच पर खड़ा नजर आया जिस पर तेजस्वी यादव खड़े थे। सिवान में तेजस्वी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इन्हीं नेताओं के बीच मौजूद एक चेहरे ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि तेजस्वी के मंच पर लंबे बालों वाला शार्प शूटर मोहम्मद कैफ भी नजर आया। सिवान में जिस समय भीड़ ने तेजस्वी के लिए शोर किया, उस समय ये हत्या जैसे मामलों में आरोपी मंच पर खड़ा दिखा। अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर सिवान पहुंचे तेजस्वी ने मंच से लोगों में जोश भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी सभा में एक शार्प शूटर की मौजूदगी पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कुछ और तस्वीरें शेयर कर दी। इन तस्वीरों में तेजस्वी मोहम्मद कैफ से हाथ मिलाते और उससे बात करते दिखे। खबर है कि तेजस्वी की सभा से पहले उनकी और मोहम्मद कैफ की सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उसी समय की थी। मोहम्मद कैफ सिवान के चर्चित राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी है। उसका नाम सांसद शहाबुद्दीन के भांजे के हत्याकांड में भी आ चुका है। मोहम्मद कैफ पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इन मामलों में कई में मोहम्मद कैफ जेल भी जा चुका है। यही वजह रही कि मोहम्मद कैफ की तेजस्वी के मंच पर मौजूदगी पर सियासत गर्मा गई। और बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी आरजेडी पर निशाना साधा। स्वाभाविक है, जो उनकी विचारधारा रही है, तो अपराधी, गुंडा, लंपट, यही तो पूंजी है। विरोधियों के हमले के बीच आरजेडी नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी और शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरें आने के बाद खबर उड़ी कि मोहम्मद कैफ ने आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो सिवान की सियासत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा दबदबा बनाना चाहता है। इधर केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस आग की लपटों से गिर गई। केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में जिस समय आग लगी उस वक्त उसमें 44 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वो बस पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ ही हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार आतंकी मिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बताया गया कि मिराजुद्दीन ने 2014 में कई जगहों पर बम धमाके करने की साजिश रची थी। हालांकि उसकी प्लानिंग नाकाम कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताने वाले एक आदमी और उसके साथियों पर एक लड़के को पीटने का आरोप लगा। बताया गया कि एक मकान पर कब्जा करने को लेकर चल रहे विवाद में ये मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक मारपीट करने वाले लोग उस मकान में दाखिल हुए और वहां गुंडागर्दी की।
और उस मकान में घुसते ही वो वहां मौजूद उस लड़के को घसीटकर बाहर निकालते दिखाई दिए। वीडियो में कोई उसके बाल खींचता नजर आया तो कोई उसे थप्पड़ मारता रहा। वो लड़का उनसे बचने के लिए जद्दोजहद करता रहा, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि उनमें 4 लोगों ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। इस बीच वो धक्का मुक्की करने लगा तो उन लोगों ने उसे फर्श पर पटक दिया और खींचकर उसे मेन गेट के बाहर सड़क पर ले गए। वहां सड़क पर ले जाते ही एक आदमी ने उसके बाल पकड़े और दूसरा उसकी पीठ पर लगातार मारता रहा। इसके बाद तो 2 से 3 और लोग वहां पहुंच गए और उस लड़के को घेर लिया और वो लड़का बुरी हालत में अपना सिर पकड़कर सड़क पर ही बैठ गया। लेकिन मारपीट और धमकाने का सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि मारपीट करने वाले उन लोगों के साथ कई महिलाएं भी उस मकान के अंदर दाखिल हुई और उन महिलाओं ने भी वहां जमकर मारपीट की। उस लड़के की पिटाई के बाद उन महिलाओं ने उसकी मां को पीटा और बदसलूकी की और इन 3 महिलाओं ने उस लड़के की मां को खींचकर उस मकान से बाहर निकाल दिया। वीडियो में वो तीनों उसे फर्श पर घसीटती हुई नजर आई, जबकि एक आदमी उन महिलाओं की मदद करता दिखा। इस दौरान उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि उसने भी हार नहीं मानी और उन लोगों का हाथ झटकते हुए गेट के अंदर आ गई। इसके बाद तो उन महिलाओं ने उसे जोर से धक्का मारकर फर्श पर गिरा दिया और उसे फिर गेट के बाहर कर दिया, जबकि वहां मौजूद उस आदमी ने वो गेट बंद कर दिया। आरोप लगा कि उस लड़के और उसकी मां को पीटने वाले लोग समाजवादी पार्टी के नेता और उनके साथी थे, जिन पर उस लड़के की मां से बदसलूकी और गाली गलौज करने के भी आरोप लगे। बताया गया कि उस मकान पर कब्जा करने को लेकर यह मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और उनके 15 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के अनूपपुर में हाथी के हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि हाथी के हमले की सूचना पर जब वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो गुस्साए गांव वालों ने हमला कर दिया और जमकर बवाल किया। नाराज गांव वालों ने वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। वन विभाग की गाड़ी सड़क पर पलटी हुई दिखाई दी। उस पर गांव वालों के हमले के निशान साफ साफ नजर आए। गांव वालों के हमले में उस गाड़ी के शीशे पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उस गाड़ी पर भारी भरकम पत्थर से हमला किया गया था। सड़क पर पलटी गाड़ी में कुछ पत्थर भी पड़े हुए मिले। पुलिस के मुताबिक गांव वालों के इस हमले में वन विभाग के कर्मचारी घायल हो गए, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने हंगामे के वक्त गोली चला दी थी। पिताजी को हाथी कुचल दिया है, उसको देखने के लिए जा रहे थे तो फॉरेस्ट वाले ने गोली चला दी। हालांकि इसके बाद वन विभाग की तरफ से सफाई आई कि उनके कर्मचारियों ने गोली नहीं चलाई, बल्कि वो हाथी के उपद्रव की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे थे। हमारा वन विभाग ने कोई फायरिंग नहीं किया है, क्योंकि हमारे वन विभाग की पूरी बंदूकें थाने में जमा है। वन विभाग ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों के हमले के बाद उनके कुछ कर्मचारी लापता भी हैं। लेकिन हाथी के हमले से मौत के बाद हुए बवाल से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। एडीजी और एसपी जैसे बड़े अफसर वहां पहुंच गए और गांव की वो सड़क पुलिस की छावनी की तरह नजर आने लगी। सैकड़ों पुलिस वाले हेलमेट लगाकर और हाथों में डंडे लेकर वहां फ्लैग मार्च करते दिखे। जांच के दौरान वहां खेत में पड़ी एक पिस्तौल भी बरामद की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये पिस्तौल वन विभाग के कर्मचारियों की है और इसी से उन्होंने गोली चलाई थी। पुलिस की टीम ने पिस्तौल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। भारी संख्या में पुलिस वालों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों को भी गोबरी गांव भेज दिया गया, क्योंकि जिस हाथी ने उस आदमी पर हमला किया था वो सड़क से थोड़ी दूर खेतों में खड़ा दिखाई दिया। वहां पर क्योंकि हाथी मौजूद है जंगली, तो हम उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंच नहीं पा रहे। जंगली हाथी की वजह से गांव वालों में दहशत फैल गई, लेकिन पुलिस और वन विभाग ने दावा किया कि जल्द ही इस हाथी को वहां से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाथी के हमले से हुई मौत पर दुख जताया। उन्होंने मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कई राउंड फायरिंग होने की वजह से उनमें 2 के पैरों में गोली लग गई। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दी गई, जबकि वहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं।
उधर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया। ये पूरा बवाल तब हुआ जब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। और लाख समझाने के बाद भी जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस सड़क पर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठाकर वहां से हटाती दिखी। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। इसीलिए उन्हें सड़क से हटाने में पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह जोर जबरदस्ती कर उन्हें खींचकर सड़क से हटाना शुरू किया। इसी वजह से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके बीच नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक महिला प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठी दिखाई दी। उसे वहां से उठाने के लिए कुछ अधिकारी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर तक समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो उसे भी उठाकर पास में खड़ी बस में बैठा दिया गया। इसी तरह कई दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी जबरन वहां से हटा दिया गया और सभी को बस में भरकर शहर में मौजूद धरना स्थल इको गार्डन ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा करने के आरोप में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। क्योंकि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। सड़क पर धरना देने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लेकर सरकार से नियुक्ति पत्र देने के लिए नारे लगाते नजर आए। कुछ देर तक तो पुलिस उन्हें घेर कर खड़ी रही। बाद में अधिकारियों ने उनसे धरना खत्म कर इको गार्डन में प्रदर्शन करने की अपील की, लेकिन अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं माने और बीजेपी ऑफिस के बाहर ही धरना देने पर अड़े रहे। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें जबरन सड़क से हटाया और वहां खड़ी बसों में भर दिया। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनका चयन होने के बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही। बीजेपी दफ्तर के बाहर इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इस बीच पटना में लगे जीतन राम मांझी के पोस्टर सियासी चर्चा का मुद्दा बन गए, क्योंकि पोस्टर के जरिए मांझी के बेटे को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। बिहार में मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम के लिए पटना में लगे पोस्टर चर्चा में आ गए, क्योंकि पोस्टरों में लिखा गया कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। यानी इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के संकेत मिले। एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए एनडीए पर यह दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री उनके बेटे संतोष सुमन को बनाया जाए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगे इस पोस्टर में मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया और उन्हें अगला सीएम बनाने की मांग की गई। वैसे मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन इस समय बिहार में मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद मांगा था और इसे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स माना गया था। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही। बिहार विधानसभा में मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं और नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद मांगे थे। उधर बिहार के अरवल जिले में पोल्ट्री फार्म की आड़ में अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा गया। बिहार के अरवल जिले में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। दावा किया गया कि पोल्ट्री फार्म की आड़ में वहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने वहां से 13 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस लोकसभा चुनाव से पहले इसे अहम कार्रवाई मान रही है। उस अर्धनिर्मित पिस्टल और उस बने हुए पिस्टल बरामद हुए हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने अमूल दूध प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। संत रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था।
इधर देश भर में आवारा गायों के हमले की बढ़ती खबरों के बीच दिल्ली के खानपुर इलाके में भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां गाय के हमले में एक आदमी की जान चली गई। वो आदमी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक गाय ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि उस आदमी ने गाय से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उस गाय ने उसे सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वो गाय उस आदमी को बुरी तरह रौंदती दिखी। इस बीच उस आदमी का बेटा भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अपने पिता को गाय के नीचे देखकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पास में खड़े कुछ लोगों ने गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय उस आदमी को छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। उसे जमीन पर रगड़ते हुए एक बार तो गाय ने उस आदमी के ऊपर अपने चारों पैर ही रख दिए। इसी दौरान एक आदमी ने डंडे जैसी किसी चीज से वार किया, जिसके बाद वो गाय थोड़ा पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने जमीन पर पड़े आदमी को खींचने की कोशिश की, वैसे ही गाय ने दोबारा उसे बेरहमी से रौंद दिया। हालांकि बाद में वो लोग गाय को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन बताया गया कि उसके हमले में बुरी तरह घायल हुए उस आदमी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। और इसकी वजह से खानपुर इलाके के लोग भड़क गए। उन्होंने आवारा जानवरों के बढ़ते हमलों को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली ही नहीं, बीते कुछ दिनों में इस तरह के हमलों की कई तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आई। और 2 रोज पहले राजस्थान के अलवर में एक आवारा सांड ने 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। छोड़ो मत। तस्वीरों में दिखा कि उस सांड ने सड़कों पर खूब उत्पात मचाया। उसने एक बाइक पर सीधा हमला कर उस पर बैठे लोगों को गिरा दिया था। हालांकि काफी पसीना बहाने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने उस सांड को पकड़ लिया था। सांड के ऐसे ही आतंक का एक मामला पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी आया था। वहां एक सांड ने एक बुजुर्ग पर पीछे से हमला कर उन्हें हवा में उछाल दिया था। सिर के बल सड़क पर गिरे उन बुजुर्ग ने वहीं दम तोड़ दिया था। एक रोज पहले हरियाणा के रेवाड़ी से भी गाय के गुस्से की तस्वीरें सामने आई। वहां उस गाय ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह रौंद कर उन्हें घायल कर दिया था। और इसी बीच दिल्ली के खानपुर में गाय के हमले ने हड़कंप मचा दिया। मृतक के परिवार ने प्रशासन पर आवारा जानवरों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक रोज पहले बर्फीली चट्टान टूटने से हुए हादसे का खौफ से भर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। उस वीडियो में रेस्क्यू टीम के लोग बर्फ के नीचे दबे विदेशी पर्यटक को खोदकर निकालने की कोशिश करते नजर आए। गुलमर्ग में बर्फीली चट्टान टूटने से आए बर्फ के बवंडर में 8 विदेशी पर्यटकों का एक दल फंस गया था। और इसके बाद उन्हें बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, क्योंकि उस वीडियो में रेस्क्यू टीम के लोग बर्फ के नीचे दबे एक विदेशी पर्यटक को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। वो आदमी बर्फ की कई इंच मोटी परत के नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम के लोग बर्फ की खुदाई करते नजर आए। कड़ी मेहनत के बाद उस विदेशी पर्यटक को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बर्फ में दबे होने की वजह से उसकी सांसें थम गई थी। इसके बाद एक आदमी फौरन उसके सीने को अपने 2 हाथों से दबाने में जुट गया ताकि किसी भी तरह उसकी सांसें चल जाएं। लेकिन काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी उस विदेशी पर्यटक को नहीं बचाया जा सका। एक रोज पहले बर्फीली चट्टान टूटने से इस इलाके में बर्फ का सैलाब आ गया था। उसी में पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग करने आए 8 विदेशी पर्यटक फंस गए थे। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। उधर गुजरात के वडोदरा में मामूली विवाद में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बवाल तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक आदमी के लाइव करने के दौरान एक लड़के ने विवादास्पद टिप्पणी कर दी। इसके बाद वो दुकानदार अपने लोगों के साथ शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंच गया। और आरोप है कि तभी दूसरे समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक समुदाय से जुड़े कई लोग दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। बिना देर किए पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले सड़क पर उपद्रव कर रहे लोगों को पकड़ते नजर आए। पथराव की वजह से वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक तस्वीर में सड़क के किनारे खड़े 2 स्कूटरों पर एक ठेला पलटा दिखाई दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी वीडियो की मदद से भी पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई। उधर जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर और सवाई मानसिंह स्टेडियम में ताला लगा दिया गया। जयपुर में राजस्थान खेल परिषद ने आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर और सवाई मानसिंह स्टेडियम में ताला जड़ दिया। खेल परिषद ने आरसीए के साथ करार खत्म होने का हवाला देकर यह कार्रवाई की। आरसीए के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब अगले महीने इसी स्टेडियम में आईपीएल के मैच होने हैं।
खबर है कि 15 से 22 मार्च के बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 6 या 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। यानी राहुल गांधी के खिलाफ अब इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चलेगा। उन्होंने MP-MLA कोर्ट की तरफ से भेजे गए समन्स को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यूपी के मुरादाबाद में प्रियंका गांधी सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। वो राहुल गांधी के साथ अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक की यात्रा करेंगी। इधर दिल्ली के हौस काजी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी को मार मार कर अधमरा कर दिया। दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। पुलिस के मुताबिक मार खाने वाला आदमी और मारपीट करने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं और किसी बात पर हुए विवाद के बाद उन लोगों ने मिलकर उस आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। देर रात दिल्ली के हौस काजी इलाके में हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें कुछ लोग सड़क किनारे एक आदमी पर अंधाधुंध लाठी बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वो आदमी बुरी तरह चिल्लाता रहा और उनसे खुद को छोड़ देने की भीख मांगता रहा, लेकिन इसके बाद भी मारपीट कर रहे लोग नहीं रुके। वो लोग चारों तरफ से घेरकर उस पर लाठी की बरसात करते रहे। एक आदमी तो उस पर लात चलाता भी दिखाई दिया। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने भी रुककर मारपीट कर रहे लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। बाद में आरोपियों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं। मारपीट करने के बाद 4 आरोपी एक ही बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए, जबकि कुछ आरोपी पैदल वहां से जाते नजर आए। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस ने पिटाई की वजह से घायल हुए उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। खबर है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक कार में तोड़फोड़ के बाद 4.5 लाख रुपए की लूट से सनसनी मच गई। कार के मालिक के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और फिर उनकी कार पर हमला कर दिया और डंडे बरसाकर कार की हेडलाइट तोड़ दी। दहशत फैलाने के लिए आरोपी ने कार पर हमले की अपने एक साथी से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में कार के अगले हिस्से पर हमला करने के बाद वो आरोपी गालियां देते हुए उस कार के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा। तेरे को सरपंच बनाऊंगा। गुस्से में उस आरोपी ने कार के पिछले हिस्से पर डंडा मार दिया। कार के मालिक ने वीडियो में दिख रहे आरोपी सुनील मीणा और उसके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। कार मालिक ने आरोप लगाया कि कार के शीशे तोड़ने के बाद आरोपियों ने कार में रखे 4.5 लाख रुपए भी लूट लिए। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक होटल में गुंडागर्दी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि नशे की हालत में कई बदमाशों ने होटल के मैनेजर और स्टाफ के साथ मारपीट की और करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। होटल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाशों की हरकत रिकॉर्ड हो गई। उसमें होटल के अंदर बैठे मैनेजर और उसके एक कर्मचारी पर दोनों बदमाश थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान लाल रंग की टी-शर्ट पहना हुआ होटल का मैनेजर खुद को बदमाशों के हमले से बचाता दिखा। तभी दूसरे बदमाश ने अपना जूता निकालकर मैनेजर के सिर पर दे मारा। इसके बाद सफेद टी-शर्ट पहने हुए बदमाश ने सामने रखी टेबल से बोतल उठाई और हमला कर दिया। नशे की हालत में दोनों बदमाशों ने काफी देर तक वहां मारपीट और हंगामा किया। इसके बाद वो होटल के बाहर आ गए। वहां भी उन्होंने एक बुजुर्ग से गाली गलौज शुरू कर दी। सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए बदमाश ने बुजुर्ग का कॉलर पकड़ लिया, जबकि दूसरे बदमाश ने उनके चेहरे पर घूंसा मार दिया। इस दौरान सड़क पर खड़े कुछ लड़कों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश नहीं रुके और बुजुर्ग के साथ उलझते दिखाई दिए। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि मारपीट के दौरान बदमाशों ने एक महिला पर भी हमला किया था। इस बीच भारत और जापान के बाद अमेरिका ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया। भारत और जापान के बाद अमेरिका चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तीसरा देश बन गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की मदद से वहां की एक प्राइवेट कंपनी के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाबी हासिल की। खास बात यह रही कि इस मिशन में अमेरिकी लैंडर पर लगे कैमरे को भोपाल के रहने वाले वैज्ञानिक मधुर तिवारी ने बनाया। वो फ्लोरिडा में एरोस्पेस इंजीनियर हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर की बेटी और उनकी पत्नी भी मस्ती करती दिखी। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से पहले किस तरह से प्लानिंग की गई उसके बारे में जानकारी दी गई। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था।
इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में माघ मेले के दौरान लगी भीषण आग में सिलेंडरों के फटने से चीख पुकार मच गई। वहां रात के वक्त भड़की आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया और 50 से ज्यादा झोपड़ियों तक फैल गई। लेकिन वहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग की चपेट में आने पर सिलेंडर फट पड़े। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इस खौफनाक मंजर को कुछ लोग बेहद करीब से मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस विस्फोट के बाद वो भी जमीन पर लेट गए। तस्वीरों में हर तरफ आग ही आग नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे जंगल की आग ने उस इलाके को घेर लिया हो। इस बीच कुछ लोग अपनों की तलाश में चीखते चिल्लाते दिखाई दिए। आग ने 2, 4, 10 नहीं बल्कि वहां बनी 50 से ज्यादा झोपड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भीषण आग के बावजूद कुछ लोग वहां झोपड़ियों में रखा सामान निकालते दिखे। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बताया गया कि आग बुझाने से पहले ही 30 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। इस आग में 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें एक बच्चे की जान चली गई। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये भयंकर आग फर्रुखाबाद में माघ महीने में लगने वाले रामनगरिया मेले के दौरान लगी और जो झोपड़ियां आग की चपेट में आईं, उन्हें श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करने के लिए बनाया था। और यूपी के ही मिर्जापुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर ऐसी मारपीट हुई कि उसे जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विंध्याचल के विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और इसी बात पर विवाद हो गया। और इसके बाद तो लोगों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा। काली शर्ट पहने एक लड़के ने चेक शर्ट पहने दूसरे लड़के को बुरी तरह खींचा और घसीटते हुए उसे सड़क पर ले आया। तभी बीच बचाव करने के लिए पीली टी शर्ट पहना तीसरा लड़का वहां पहुंच गया। इस बीच गेट के पास 4 से 5 और लोग आपस में भिड़ गए और उनमें पीली धोती पहने एक आदमी ने डंडा उठाया और सामने जो भी आया उस पर डंडे से हमला करता दिखा। इस दौरान उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन बाकी और 2 लोग भी डंडे लहराते दिखाई दिए। तभी काली शर्ट पहना लड़का चेक शर्ट वाले लड़के को वहां खड़ी एक गाड़ी के बोनट के पास ले गया। इस दौरान वो दोनों बाल खींचकर एक दूसरे को धमकाते रहे और काफी देर तक मारपीट चलती रही। स्कॉर्पियो को रोड पे पार्क करने को लेके वहाँ लोकल कुछ लोगों से विवाद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर चीन के जियांगसू प्रांत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गई। यह हादसा भारी बर्फबारी के बीच रास्ते पर बढ़ी फिसलन की वजह से हुआ और वहां 10-20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गई। तस्वीरों में वहां गाड़ियों का एक बड़ा सा ढेर दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो कबाड़ हुई गाड़ियों को रखने वाली कोई जगह हो, क्योंकि वो गाड़ियां सड़क पर उल्टी सीधी दाएं बाएं हर तरफ से आपस में भिड़ी नजर आई। कुछ पलट गईं तो कई गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर तक चढ़ गईं। इतनी सारी गाड़ियों के एक साथ भिड़ने के बाद वहां राहत बचाव के लिए पहुंची टीम के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस हाईवे पर बने गाड़ियों के बांध ने वहां से दूसरी गाड़ियों के निकलने का रास्ता बंद कर दिया। ये भीषण हादसा चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से कुछ ही किलोमीटर दूर उसके जियांगसू प्रांत में हुआ। वहां भारी बर्फबारी के बीच उस हाईवे पर बढ़ी फिसलन की वजह से दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। लेकिन चीन में बर्फबारी सिर्फ जियांगसू प्रांत के लोगों के लिए ही मुसीबत नहीं बनी, बल्कि उसकी चपेट में राजधानी बीजिंग समेत दक्षिणी चीन के कई शहर आ गए। वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन इसी बीच चीन के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर भयंकर बर्फबारी की चेतावनी दे दी। उसके मुताबिक आने वाले हफ्तों में आसमान से बेहिसाब बर्फ गिरेगी। इस दौरान चीन की राजधानी बीजिंग समेत उसके दक्षिणी इलाकों में तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे चले जाने की आशंका जताई गई। ये अलर्ट ऐसे समय में आया जब हाड़ कपा देने वाली ठंड ने पहले ही वहां लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों का रास्तों पर चलना मुसीबत बन गया। और चीन के जियांगसू प्रांत में हुई गाड़ियों के टक्कर ने तो लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि बर्फबारी बढ़ने के साथ ही रास्तों पर फिसलन भी बढ़ेगी। ऐसे में वहां इस तरह के हादसों को रोकना मुश्किल हो सकता है। इधर तेलंगाना के संगारेड्डी में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता सड़क हादसे का शिकार हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे रेलिंग से टकरा गई। इस घटना में उनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने पूछताछ के लिए समन्स भेजे। उन्हें वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में जांच एजेंसी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हरक सिंह रावत की जो बहू है अनुकृति गुसाई, उसको भी पूछताछ का समन भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक कांस्टेबल और एक महिला के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद उस कांस्टेबल पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसपी ने उस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। के आधार पर आरक्षी को निलंबित किया गया है और इसमें जांच एसपी ट्रैफिक को दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक के बाद एक 5 से 6 गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि एक सिरफिरे ने यह हरकत की। इसकी वजह से वो सभी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर स्पेन के वालेंसिया शहर में 2 इमारतों में ऐसी आग लगी कि पूरा शहर ही सख्ते में आ गया। वहां लगी इस भीषण आग से 4 लोगों की मौत हो गई और बताया गया कि वहां पहले एक 14 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई और वो इमारत धू धू कर जलती दिखाई दी। उस इमारत की हर मंजिल से आग के गोले निकलते नजर आए। वहां आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठी कि जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। वहां से आई तस्वीरों में वो इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई, जबकि वहां से निकला काला धुआं पूरे इलाके में छा गया। वो आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैल गया और उसकी वजह से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आग का इतना विकराल रूप देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा मानो वो आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी, क्योंकि हर बीतते सेकंड के साथ वो आग और भड़कती गई। एक मंजिल से दूसरी मंजिल और दूसरी से तीसरी वो आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई दिया। बताया गया कि उस 14 मंजिला रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगी थी, लेकिन पल भर में ही उस आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। और उसके बाद तो आग का हाहाकारी रूप देखकर लोगों की सांसें थम गईं। लेकिन मुश्किल तब और बढ़ गई जब वो आग पास की एक दूसरी रिहायशी इमारत तक पहुंच गई और इसके बाद तो उन दोनों इमारतों से आग की लपटें किसी बवंडर की शक्ल में आसमान की तरफ उठती दिखाई दी। 14 मंजिल की वो रिहायशी इमारतें ऊपर से लेकर नीचे तक आग की लपटों से घिरी नजर आईं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की जान हलक में अटक गई। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से वो आग पास वाली उस इमारत तक पहुंच गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो इमारत भी आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां चल रही गाड़ियों की रफ्तार थम गई, क्योंकि जिसकी भी नजर उन धधकती इमारतों पर पड़ी उसके होश उड़ गए। इस दौरान दमकल कर्मी बड़े बड़े पाइपों के जरिए उन इमारतों पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आग पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि लगातार पानी की बरसात करने के बाद भी वहां से आग के गोले उठते रहे। और इस बीच उन इमारतों में कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर मिली। इसके बाद तो वहां खलबली मच गई। उन लोगों को बचाने के लिए दमकल कर्मियों की कई टीमें वहां पहुंच गईं। और फिर वो क्रेन के जरिए उन इमारतों में फंसे लोगों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग से घिरी उस इमारत की एक बालकनी में 2 लोग फंसे दिखाई दिए। इसके बाद रेस्क्यू टीम क्रेन की मदद से उस बालकनी तक पहुंची और दोनों को सही सलामत वहां से निकाल ली। उन इमारतों की अलग अलग मंजिलों में कई लोग फंसे नजर आए और उन्हें भी वक्त रहते बचा लिया गया। बताया गया कि जैसे ही उन इमारतों में आग लगी, उनमें रह रहे लोग छतों पर चढ़ गए और मदद का इंतजार करते रहे। इसके बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने तुरंत लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां फंसे ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग लापता बताए गए। इधर सूत्रों से आई खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन एक सीट पर चल रहे विवाद की वजह से समझौते का ऐलान नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि गुजरात की भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पेच फंस गया, क्योंकि गुजरात की भरूच सीट से कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इस बार इस सीट से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। कांग्रेस इस बार दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को इस सीट से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि शाम होते होते फैसल पटेल ने ट्वीट कर ये सीट कांग्रेस के खाते में आने के संकेत दिए। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को ये सीट जीत कर दिखाने का वादा भी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उधर यूपी के हरदोई में छोटे भाई की जगह बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचा एक लड़का पकड़ा गया। यूपी के हरदोई में एक छात्र को दूसरे के बदले बोर्ड परीक्षा देने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था, लेकिन जब बाद में पहचान पत्र की दोबारा जांच की गई तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रूस में कुछ भारतीयों को नौकरी के नाम पर बुलाकर उन्हें यूक्रेन जंग में भेजने का मामला रूस के सामने उठाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया कि जल्द ही उन लोगों को भारत लाया जाएगा। इसके साथ ही रूस में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और यूक्रेन जंग से दूर रहने की हिदायत दी गई।
हरियाणा के रोहतक में हुई पहलवानों की हत्या के मामले में रोहतक जिला कोर्ट ने दोषी कोच सुखविंदर को फांसी की सजा सुनाई। 12 फरवरी 2021 को जाट कॉलेज अखाड़ा में सुखविंदर सिंह ने आपसी विवाद में 5 पहलवानों और एक मासूम बच्चे की फायरिंग कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 56 लोगों ने गवाही दी थी। आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का बीमारी की वजह से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया। 2019 के विधानसभा चुनाव में चुने गए पाटनी ऐसे 8वें विधायक थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। इस बीच बिहार के हाजीपुर में सड़क पर भयंकर आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां से गुजर रहे लोग बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि एक चलती बस में अचानक आग भड़की और कुछ ही देर में बेकाबू हो गई और वो बस आग की धधकती लपटों से घिर गई। उस बस की खिड़कियों में लगे शीशे आग की वजह से चटक गए और खिड़कियों से भीषण लपटें तेजी से ऊपर की तरफ उठती नजर आईं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस में ब्लास्ट हो जाएगा। वहां विकराल हुई आग की वजह से बस का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। तेज आग के साथ ऊपर उठ रहे काले धुएं ने तो वहां मौजूद लोगों को डरा कर रख दिया। धुएं की वजह से सड़क के दूसरी तरफ देखना भी मुश्किल हो गया और काफी दूर से ही वहां काले धुएं का कब्जा दिखाई दिया। उस बस में आग लगने की जानकारी मिलने पर फौरन दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार करते नजर आए और कुछ देर बाद आग बुझाई जा सकी। वो बस हाजीपुर से गोपालगंज की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई। गाड़ी साइड करके बैटरी खोल रहा था, तक आग पकड़ ली। बताया गया कि उसमें 25 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन बस से धुआं उठता देख ड्राइवर ने बस रोक दी और आनन फानन में उन लोगों को नीचे उतार दिया, जिससे उनकी जान बच गई। उधर पंजाब के मोगा में ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों की सांसें अटक गईं। वहां अमृतसर रोड से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर एक आदमी और महिला गुजर रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि वो महिला ट्रैक्टर से उछलकर सड़क पर जा गिरी। धीमी रफ्तार से चल रहे उस ट्रैक्टर पर वो महिला आराम से बैठी थी। हालांकि कुछ देर पहले तक उस बस की रफ्तार भी तेज नहीं थी, लेकिन ट्रैक्टर के पास पहुंचते ही उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और उसने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद तो वो ट्रैक्टर सड़क पर बेकाबू होकर अपने दाहिनी तरफ मुड़ गया और वो महिला नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही वो सड़क पर पूरी तरह घूम गई। इस दौरान उस ट्रैक्टर का पीछे वाला पहिया उस महिला को छूते हुए आगे बढ़ गया, यानी कुछ सेकंड के फासले ने उसकी जान बचा ली। वहां इस टक्कर की तेज आवाज सुनकर लोगों में दहशत मच गई। सड़क से गुजर रहे कुछ लोग वहीं रुक गए, जबकि कुछ लोग अपनी दुकानों से बाहर निकलकर उस महिला के पास पहुंच गए। क्रिकेटर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की नाराजगी का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। खबर है कि क्रिकेटर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड इन दोनों खिलाड़ियों से नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कहने के बावजूद रणजी ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेला। पश्चिम एशिया के देश यूएई के दुबई में हुए ब्लाइंड फ्रेंडशिप क्रिकेट T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 224 रन बनाए थे। 3 मैचों की इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था। दिल्ली पुलिस ने पालम एयरफोर्स स्टेशन में फर्जी पहचान पत्र के जरिए घुसने की कोशिश के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 फर्जी पहचान पत्र मिलने का भी दावा किया गया। एयरफोर्स स्टेशन में तैनात जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच तमिलनाडु के कीरनूर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वैन ने सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी। जैसे ही यह हादसा हुआ, गाड़ी में बैठे हुए ही नहीं बल्कि सड़क पर मौजूद कुछ लोगों की जान पर भी आफत आ गई, क्योंकि जैसे ही टक्कर लगी उस गाड़ी के पास खड़े लोग जमीन पर गिर गए। वीडियो में सामान ढोने वाली वो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नजर आई। इस दौरान एक आदमी उस गाड़ी के ऊपर खड़ा दिखाई दिया, जबकि 2 लोग नीचे खड़े होकर उस गाड़ी से सामान उतारते नजर आए। वो लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार वैन लहराते हुए वहां आई और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उस गाड़ी के अंदर से एक लड़का लुढ़कते हुए जमीन पर आ गिरा, जबकि वहां खड़े 2 लड़के भी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद गुजरात के गिर सोमनाथ में 350 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। गुजरात के गिर सोमनाथ में पुलिस ने 350 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक समंदर के रास्ते एक नाव से ये ड्रग्स लाए गए थे और इन्हें कई छोटे छोटे डिब्बों में छिपाकर रखा गया था।
9 आरोपी पकड़े और 50 किलो हेरोइन वहां से कब्जे की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने धमकी भरा फोन आने का आरोप लगाया। संतोष पांडे के मुताबिक उनकी पत्नी के मोबाइल पर किसी ने उन्हें 2 दिन के अंदर उठा लेने की धमकी दी। बाद में उन्होंने जिले के एसपी और राज्य के डीजीपी से इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि 2 दिन में उठा लेंगे। ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 1000 करोड़ से ज्यादा के बैंक लोन घोटाला मामले में की गई। इसके तहत लखनऊ समेत कई शहरों में छापे मारे गए। खबर है कि यूपी के अलावा गुजरात के अहमदाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम में भी तलाशी ली गई। इस बीच बिहार के भोजपुर में तेजस्वी यादव की सभा में पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा दोपहर करीब 3 बजे भोजपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। और जैसे ही तेजस्वी मंच पर चढ़े, उन्हें देखने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। तेजस्वी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया। वो कुर्सियों पर चढ़ गए, कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। भगदड़ जैसे हालात बन गए। इससे कुछ देर पहले ही मंच पर तेजस्वी का सम्मान हुआ और उनके लिए नारे लगाए गए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने बोलना शुरू किया, लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके बीच तेजस्वी का वीडियो बनाने की होड़ सी लग गई और इसी वजह से हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग तो कुर्सियों सहित गिर गए, लेकिन जो वीडियो बना रहे थे वो नहीं रुके। उन्होंने एक दूसरे को धक्का तक दिया। कई कुर्सियां भी तोड़ दी गई। लोगों ने मंच पर भी चढ़ने की कोशिश की। इससे मंच टूटने का खतरा मंडराने लगा। इस वजह से तेजस्वी ने खुद लोगों को रोका। हंगामा बढ़ता देखकर तेजस्वी समय से पहले भोजपुर से निकल गए और बक्सर रवाना हो गए। उधर बिहार के सिवान में हुई तेजस्वी यादव की सभा में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की मौजूदगी पर सियासी पारा चढ़ गया। मोहम्मद कैफ हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा सिवान पहुंची, वहां उन्होंने सभा की, लेकिन उनकी सभा में शार्प शूटर की मौजूदगी पर विवाद हो गया। क्योंकि शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी उसी मंच पर खड़ा नजर आया जिस पर तेजस्वी यादव खड़े थे। सिवान में तेजस्वी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इन्हीं नेताओं के बीच मौजूद एक चेहरे ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि तेजस्वी के मंच पर लंबे बालों वाला शार्प शूटर मोहम्मद कैफ भी नजर आया। सिवान में जिस समय भीड़ ने तेजस्वी के लिए शोर किया, उस समय ये हत्या जैसे मामलों में आरोपी मंच पर खड़ा दिखा। अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर सिवान पहुंचे तेजस्वी ने मंच से लोगों में जोश भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी सभा में एक शार्प शूटर की मौजूदगी पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कुछ और तस्वीरें शेयर कर दी। इन तस्वीरों में तेजस्वी मोहम्मद कैफ से हाथ मिलाते और उससे बात करते दिखे। खबर है कि तेजस्वी की सभा से पहले उनकी और मोहम्मद कैफ की सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उसी समय की थी। मोहम्मद कैफ सिवान के चर्चित राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी है। उसका नाम सांसद शहाबुद्दीन के भांजे के हत्याकांड में भी आ चुका है। मोहम्मद कैफ पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इन मामलों में कई में मोहम्मद कैफ जेल भी जा चुका है। यही वजह रही कि मोहम्मद कैफ की तेजस्वी के मंच पर मौजूदगी पर सियासत गर्मा गई। और बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी आरजेडी पर निशाना साधा। स्वाभाविक है, जो उनकी विचारधारा रही है, तो अपराधी, गुंडा, लंपट, यही तो पूंजी है। विरोधियों के हमले के बीच आरजेडी नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी और शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरें आने के बाद खबर उड़ी कि मोहम्मद कैफ ने आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो सिवान की सियासत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा दबदबा बनाना चाहता है। इधर केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस आग की लपटों से गिर गई। केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में जिस समय आग लगी उस वक्त उसमें 44 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वो बस पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ ही हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार आतंकी मिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बताया गया कि मिराजुद्दीन ने 2014 में कई जगहों पर बम धमाके करने की साजिश रची थी। हालांकि उसकी प्लानिंग नाकाम कर दी गई थी।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कई राउंड फायरिंग होने की वजह से उनमें 2 के पैरों में गोली लग गई। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दी गई, जबकि वहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं। उधर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया। ये पूरा बवाल तब हुआ जब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। और लाख समझाने के बाद भी जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस सड़क पर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठाकर वहां से हटाती दिखी। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। इसीलिए उन्हें सड़क से हटाने में पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह जोर जबरदस्ती कर उन्हें खींचकर सड़क से हटाना शुरू किया। तमिलनाडु के किन्नूर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वैन ने सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी। जैसे ही यह हादसा हुआ, गाड़ी में बैठे हुए ही नहीं बल्कि सड़क पर मौजूद कुछ लोगों की जान पर भी आफत आ गई, क्योंकि जैसे ही टक्कर लगी उस गाड़ी के पास खड़े लोग जमीन पर गिर गए। वीडियो में सामान ढोने वाली वो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नजर आई। इस दौरान एक आदमी उस गाड़ी के ऊपर खड़ा दिखाई दिया, जबकि 2 लोग नीचे खड़े होकर उस गाड़ी से सामान उतारते नजर आए। वो लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार वैन लहराते हुए वहां आई और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उस गाड़ी के अंदर से एक लड़का लुढ़कते हुए जमीन पर आ गिरा, जबकि वहां खड़े 2 लड़के भी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद सड़क पर कलाबाजी खाने वाला वो लड़का उठकर वहीं बैठ गया। वो काफी देर तक उस वैन को देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या। इसके बाद वो खड़ा हुआ और अपने बाकी साथियों को उठाने की कोशिश करता दिखाई दिया। वहीं यह हादसा देखकर आसपास खड़े लोग भी भागकर वहां आ गए और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि इस हादसे में उस वैन के ड्राइवर समेत 6 लोग घायल हो गए। इधर लखनऊ में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां भारी तादाद में छात्र सड़क पर उतर आए और पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। और प्रदर्शन कर रहे छात्र हाथों में पेपर लेकर सड़क पर नारेबाजी करते नजर आए। वहां गुस्साए छात्र बार बार री एग्जाम का नारा लगाते रहे। लखनऊ की सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई दिए। उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। वहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन छात्रों ने सरकार से री एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा में नकल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां कई पुलिसकर्मी भी उनके साथ चलते दिखाई दिए। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए वहां सड़क पर बैरिकेड भी लगाए गए। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा कराई गई। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों में पेपर मिलने से पहले व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया था। उधर कनाडा में गोलीबारी का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। उसमें एक हमलावर एक कार पर अंधाधुंध गोलीबारी करता दिखाई दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन सुबह सुबह हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा गया। हमले के 24 सेकंड के वीडियो में एक कार रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वहां सामने की तरफ से हथियार लेकर दौड़ते हुए एक हमलावर आता दिखाई दी। इसके बाद उस हमलावर ने उस कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। गोलियों की बौछार के बीच कार ड्राइवर ने तेज रफ्तार में कार आगे बढ़ा दी, लेकिन वो हमलावर बिना रुके उस कार पर फायरिंग करता दिखाई दिया। कार के वहां से निकलते ही वो हमलावर भी गोलियां चलाते हुए कार के पीछे दौड़ा। आगे जाने के बाद उस हमलावर ने कार पर फायरिंग नहीं रोकी, क्योंकि हमले के वीडियो में लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां दिवाली के पटाखे चल रहे हों। वीडियो सामने आने के बाद कनाडा पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी। इस बीच इंटरनेशनल ग्रांड प्री रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान के पहलवान आमने सामने होंगे। दुबई में इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में शाम को भारतीय रेसलर संग्राम सिंह का मुकाबला पाकिस्तान के मोहम्मद सईद से होगा। संग्राम सिंह 6 साल बाद मैट पर वापसी कर रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में एक 13 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप परिवार के ही एक सदस्य पर लगाया गया। बताया गया कि आरोपी ने पहले उस बच्चे का अपहरण किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसने शव को खेत में छिपा दिया। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के घरों से मवेशियों की चोरी करता था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की। गोली लगी है एवं इसका अन्य साथी भागने में सफल रहा है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में गहनों की एक दुकान में हुई लूट के वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया। वहां कुछ बदमाशों ने बड़ी ही आसानी से पूरी दुकान को लूट लिया और उसका मालिक वहां चुपचाप बैठा रहा। क्योंकि वो बदमाश जैसे ही उस दुकान में घुसे, उन्होंने वहां बैठे उस दुकान के मालिक पर बंदूक तान दी। इसके बाद जब वो उन्हें रोकने के लिए खड़ा हुआ तो उनमें एक बदमाश ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बंदूक दिखाकर उसे धमकाता दिखाई दिया। इसके बाद तो वो आदमी इतनी बुरी तरह डर गया कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो लुटेरे बड़े आराम से पूरी दुकान लूटते रहे, जबकि वो आदमी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उन बदमाशों ने बंदूक के दम पर उस दुकान में रखे सारे गहने अपने बैग में डाल लिए और फिर बड़ी ही आसानी से वहां से भाग निकले। महज 60 सेकंड में वो बदमाश पूरी दुकान लूटकर फरार हो गए और वो आदमी देखता रह गया। बताया गया कि उस दुकान से करीब 12 लाख के गहने चोरी हो गए। इसके बाद उस दुकान के मालिक ने उन 4 लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इधर पंजाब के जलंधर में भीषण सड़क हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सड़क के किनारे गाड़ी तेज रफ्तार में आई और 3 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो गाड़ी किसी तूफान की तरह आई और उन 3 लोगों को उड़ाती हुई सड़क के किनारे दौड़ पड़ी। इसके साथ ही वहां खड़ी 3 मोटरसाइकिलों को भी उसने तेजी से टक्कर मार दी। ये इतनी जल्दी हुआ कि आसपास के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। थोड़ी देर पहले तक एक दुकान के बाहर उनमें 2 लड़के एक मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। इसी बीच एक आदमी भी उस दुकान से बाहर निकला और जैसे ही वो आदमी सड़क के किनारे पहुंचा, तभी वो गाड़ी दौड़ती हुई आई और उन 3 लोगों को एक साथ कुचल दिया। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही उनमें एक लड़का सड़क पर पलट गया और कुछ देर तक उठ ही नहीं पाया, जबकि वो आदमी तो उछलकर काफी दूर जाकर गिरा। इस हादसे के बाद आसपास के लोग भागते हुए वहां पहुंचे। हालांकि इस हादसे में उन 3 लोगों की जान बच गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। 3 दिन पहले 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमेठी में यूपी के नौजवानों पर विवादास्पद बयान दे दिया था और उसी बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है भाई? 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरकार पर हमला करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया था। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई थी और उसने राहुल गांधी पर वाराणसी को कलंकित करने का आरोप लगाया था। उधर रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की टीम का स्कोर 300 रनों के पार चला गया। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में शतक लगाने वाले बेन डकेट सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। जैक क्रॉली भी 42 रन बनाकर आउट हो गए। विकेटों का लगातार गिरना बंद हुआ ही नहीं
और 112 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। लेकिन जो रूट क्रीज पर डटे रहे। विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स के साथ उन्होंने छठे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की, लेकिन फॉक्स भी 47 रन बनाकर आउट हो गए। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बना लिए। जो रूट 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके लगाए। उनके साथ ऑली रॉबिन्सन क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने खेल खत्म होने तक 31 रन बना लिए। लेकिन टीम इंडिया के लिए पहले दिन के हीरो आकाशदीप रहे। उन्होंने अपना पहला मैच खेलते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। महज 10 गेंदों के अंदर उन्होंने 3 विकेट लिए और आक्रामक शुरुआत करते हुए 47 रन बना चुकी इंग्लैंड की टीम को अचानक बैकफुट पर धकेल दिया। डेब्यू मैच में पहला विकेट लेते हुए उन्होंने बेन डकेट को आउट किया। फिर ऑली पॉप को बिना खाता खोले ही आकाशदीप ने पवेलियन लौटा दिया। कुछ ही पलों में जैक क्रॉली को भी 42 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि 42 रन बनाने वाले जैक क्रॉली को उन्होंने मैच के चौथे ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिया था, लेकिन टीम इंडिया के जश्न पर अंपायर के नो बॉल के इशारे ने पानी फेर दिया। बिहार के सासाराम के रहने वाले आकाशदीप की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2015 में उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया था। 2015 में उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई को महज 6 महीने के अंतराल में खो दिया था। आर्थिक संकट के कारण उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था और 3 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन 2018 में अपने एक दोस्त और चाचा की मदद से उन्होंने क्रिकेट खेलना फिर से शुरू किया और धीरे धीरे उनकी मेहनत ने उन्हें टीम इंडिया में जगह दिला दी। इधर दिल्ली के मोहन गार्डन में एक इमारत में लगी आग में 2 लोग फंस गए। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से दहशत फैल गई। इस इमारत की तीसरी मंजिल में 2 लोग फंसे थे। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने सीढ़ी की मदद से उन दोनों को बचा लिया। अमेरिका ने रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। इनमें ज्यादातर अमेरिका से रूस को निर्यात होने वाली चीजें शामिल हैं। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका पहले भी रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। रूस में विपक्षी नेता रहे अलेक्सी नवाल्नी की पत्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कैलिफोर्निया में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बाइडेन से गुहार लगाई कि अलेक्सी नवाल्नी का शव पाने के लिए वो उनकी मदद करें। उधर हरियाणा के पंचकुला में 2 गुटों के बीच हुई झड़प को देखकर लोगों के होश उड़ गए। वहां एक क्लब के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन अचानक उन गाड़ियों से 8 से ज्यादा लोग नीचे उतरे और आपस में भिड़ गए और वो लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़कर पीटते दिखाई दिए। इस दौरान एक लड़के के ऊपर 3 लोग बिल्कुल झपट पड़े, लेकिन उस क्लब से कई बाउंसर बाहर निकले और उन्हें रोकते नजर आए। इस दौरान क्लब में कई लड़कियां मौजूद थीं जो मारपीट होते देख घबरा गई। कुछ देर में ऐसा लगा जैसे मामला शांत हो गया और वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी उनमें कुछ लोगों ने एक गाड़ी से डंडे निकाले और हमला करने वालों के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद हमला करने वाले वो लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे, लेकिन हमलावरों के एक साथी को उन्होंने पकड़ लिया और उस पर डंडे से लगातार वार करते रहे। इस बीच फिर उन बांसुरों ने दखल दिया और मारपीट रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप लगा कि उन्होंने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। उन 2 गुटों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ इसका पता नहीं चल सका। इधर झारखंड के बोकारो में एक महिला की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि उसके पति ने पहले उसके सिर पर वार कर उसे घायल किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उस महिला के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उस महिला की बहन ने आरोप लगाया कि उसका रंग काला होने की वजह से उसके ससुराल वालों ने कई बार उसके साथ मारपीट की और दहेज की मांग भी की। अगर मारपीट ज्यादा भई गेले कि सो काली है। परिवार के मुताबिक उस आदमी ने अपनी बेटी के सामने ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। कल मार के फेंक दिया घर में। इसके बाद उस महिला के पिता ने उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज के लिए पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो महिला घर छोड़कर अपने मायके आ गई और एक दिन पहले ही उन्होंने उसे वापस उसके ससुराल भेजा था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत की खबर आ गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस आदमी और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। इस बीच मौसम विभाग ने आशंका जताई कि उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। अनुमान के मुताबिक फरवरी में एक बार फिर उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में पहले ही बर्फबारी हो रही है और करीब 1 हफ्ते से कई अहम रास्ते ठप हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली मुगल रोड करीब 3 हफ्ते से बंद है। मुगल रोड को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जितनी बर्फ हटाई जाती है उससे ज्यादा बर्फ आसमान से गिर जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी हिस्से भी भारी बर्फबारी से बेहाल हो चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है।
यानी मार्च आने से पहले उत्तर भारत के लोगों को एक बार फिर ठिठुरन का एहसास करना पड़ सकता है। और इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह माना जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले हफ्ते की शुरुआत भी बारिश और बर्फबारी के दौर के साथ होगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ये बर्फबारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में होने का अनुमान है, जबकि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश आ सकती है। इसके अलावा पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं भी लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास कराएंगी। यानी मार्च का महीना शुरू होने से पहले एक बार फिर ठंड लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर सकती है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 साल पूरे होने से पहले ही ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी खेप भेज दी। यह ऐसी खबर है जो अमेरिका समेत जेलेंस्की के दूसरे दोस्तों की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि अब तक तो ईरान के ड्रोन यूक्रेन और उसके मददगारों के लिए सिरदर्द बने रहे। शाहिद 136 ड्रोन रूस को देकर ईरान ने मानो उसे संजीवनी दे दी थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई वो तो जेलेंस्की की नींद उड़ा सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप भेजी। यानी रूस के पास जंग लड़ने के लिए ईरान के ड्रोन के साथ साथ अब उसकी मिसाइलों की ताकत भी आ गई। खबर के मुताबिक ईरान ने जो मिसाइलें रूस को दी वो 300 से 700 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यानी ये मिसाइलें आसानी से यूक्रेन के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकती हैं। और पुतिन के दुश्मनों को खौफ से भर देने वाली बात यह है कि ईरान से मिसाइलों की ये पहली खेप ही भेजी गई। खबर है कि आने वाले कुछ हफ्तों में मिसाइलों की 3 और खेप भी रूस पहुंच जाएंगी। और हैरानी की बात यह कि ईरान और रूस के बीच हुई इस डील के बारे में अमेरिका को भी पता था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने तो जनवरी में ही इस बात की आशंका जता दी थी कि ईरान की मिसाइलें किसी भी वक्त रूस पहुंच जाएंगी। और उनकी यह आशंका सही भी साबित हुई। अमेरिका और यूरोप के देशों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा दी। अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान को रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी यूक्रेन में आग बरसाने वाली मिसाइलों का जखीरा ईरान से रूस पहुंच गया। हालांकि पेंटागन ने इस डील पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाइडेन जरूर पुतिन पर भड़क गए। उन्होंने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति को प्रतिबंधों का डर दिखाया। उन्होंने साफ कह दिया कि पुतिन जब तक बड़ी कीमत नहीं चुकाएंगे वो जंग से बाज नहीं आएंगे। हालांकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि जंग तभी रुकेगी जब उन्हें यूक्रेन में जीत मिल जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जम्मू कश्मीर में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नार्को टेरर फंडिंग मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल कर दी। एसआईए ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों समेत 6 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। इस दौरान बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन बैंक और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में भारी दबाव रहा। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 73,142 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 4 अंक लुढ़ककर 22,212 के स्तर पर आ गया। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बैंक लूटने की कोशिश के बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दिन दहाड़े 5 बदमाश नकाब पहनकर उस बैंक में घुस गए और उस बैंक के गार्ड के सिर पर बंदूक तान दी। उस बैंक में घुसे 5 बदमाशों में एक ने उस गार्ड को दबोचा और उसके सिर पर बंदूक तान दी ताकि उसके बाकी साथी आराम से उस बैंक को लूट लें। लेकिन उनकी ये कोशिश उस वक्त फेल हो गई जब वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों की भीड़ को बढ़ते देख वो बदमाश बिना बैंक लूटे वहां से फरार हो गए। अज्ञात अपराधी जो सभी लोग मास्क लगाए हुए थे बैंक में घुस करके उन्होंने बैंक रॉबरी का अटेम्प्ट किया। पुलिस के मुताबिक जब वो बदमाश बैंक में घुसे तो उस गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन बदमाशों ने उसके पैर पर गोली चला दी और फिर उसको दबोच लिया। इसके बाद वो उस बैंक को लूटने में तो नाकाम रहे, लेकिन वो भागते हुए उस गार्ड की बंदूक ले गए। मामले की जानकारी मिलते ही कई बड़े पुलिस अधिकारी उस बैंक में पहुंच गए और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उन आरोपियों की तलाश में जुट गए। उधर बिहार के अरवल में सड़क पर एक लड़के को पीटने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया गया। इससे जुड़ा जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो सिपाही उस लड़के को बिना रुके मारता दिखाई दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन उस सिपाही ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पहले उस लड़के के साथ गाली गलौज की
और फिर उसे मारना शुरू कर दिया। उसने कभी उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया तो कभी उसकी पीठ पर घूंसा मार दिया। इस दौरान वो बार बार उससे उसका नाम पूछता रहा। नाम क्या है? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम? वहां मौजूद दूसरे सिपाहियों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो जैसे भूत सवार था। वो बेरहमी से उस पर थप्पड़ बरसाता रहा तू बहुत भाईटा है ना? नाम क्या है? और काफी देर तक उसके साथ मारपीट करने के बाद वो वहां से चला गया। बताया गया कि वो लड़का अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने गया था। इस दौरान वहां मौजूद उस सिपाही ने अचानक उसे गालियां देनी शुरू कर दी और जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसे बुरी तरह पीट दिया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस सिपाही को निलंबित कर दिया। ले हाथों में अपने जो हल लिख रहा है, ले हाथों में अपने जो हल लिख रहा है, पढ़ो वो भी कोई गजल लिख रहा है। 100 बात की बात कही मधुर ने। ये गेहूं के दाने तसव्वुर हैं उसका, हकीकत की लेकिन फसल लिख रहा है। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की बात।